हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर साल 2024 के करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल वाला सेक्शन जो है ना, इसमें हम लोग कवर करेंगे। आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूं कि आप लोगों को पिछला वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग सही तरीके से करंट अफेयर के नोट्स भी बना रही होंगे। हालांकि इनके एमसीक्यू क्वेश्चनों के जो क्वेश्चन आंसर है वो तो पीडीएफ में अपने टेलीग्राम स्टार IQ एजुकेशन पे शेयर कर ही दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। लेकिन जो एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट जो मैं बताऊं उनको आप लोग वीडियो के साथ साथ अपने एक खाली कॉपी ले आना, बिल्कुल नई कॉपी ले आना। उस पर आप लोग प्रॉपर रेगुलरली अपने नोट्स जो है ना अपडेट करते रहना, क्योंकि नोट्स वही अच्छे हैं जो आपने खुद में बनाए हैं, है ना। चलिए सर, सेशन की करते हैं शुरुआत फटाफट। आप लोग सबसे पहला सवाल देखिएगा क्या रहेगा कि हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, जिसको आप लोग कहा करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो एनर्जी जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकें उसको आप रिन्यूएबल एनर्जी कहा करते हो। जैसे एक तो फॉसिल फ्यूल होते हैं, पेट्रोल डीजल की बात करते हो आप लोग, तो वो तो एक बार यूज़ करने के बाद में रीयूजेबल नहीं है। लेकिन आप सोलर एनर्जी की बात करते हो, विंड एनर्जी की बात करते हैं, या आप यहाँ पे वाटर एनर्जी की बात करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट होते हैं, तो इनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसको आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल डिपार्टमेंट कहा करते हैं, इन्होंने आवासीय, वाणिज्य और सामुदायिक क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग के लिए नए तरीकों की खोज के लिए एक नई पायलट परियोजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है, जो कौन से वित्तीय वर्ष तक जो है ना वो विस्तारित रहेगा। तो इसका ठीक आंसर रहेगा 2025-26 तक जो है ना ये काम आएगा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। पहले तो आप H2O जानते हो ना, ये तो पानी का फॉर्मूला है। अगर आप इसमें H2 प्लस में O यानी कि हाइड्रोजन अलग कर दो और ऑक्सीजन अलग कर दो ना, तो ये जो पानी वाली हाइड्रोजन अलग की है ना आपने, इसी हाइड्रोजन को एक्चुअली आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानोगे। यही हाइड्रोजन क्या होगी आपकी, इसी को आप ग्रीन हाइड्रोजन कहोगे। और इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग के लिए नए तरीके कैसे कैसे इसका यूज किया जा सकता है। अच्छा, पहले ये बताओ सर, हाइड्रोजन का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोरोफिक वैल्यू यही देता है, नीट एंड क्लीन फ्यूल है, वेस्टेज नहीं छोड़ता है ये वाला फ्यूल। और इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट पे जो खर्चा किया गया है वो 200 करोड़ रुपए का बजट है। ये बेसिकली 2024-25 से तो स्टार्ट होगा और आने वाले 25-26 तक का जो है ना ये योजना चलेगी। इस योजना को चलाएगा कौन? इस योजना को चलाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी चलाएगा इसको, और के साथ साथ इसमें जो है ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी, ठीक है ना, NISC कह दो, NIBE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी, ये मिलके जो है ना इसको इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना वो लागू करने वाले हैं ये। और इसके अलावा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? तो ये हाइड्रोजन मिशन है कि इंडिया का साल 2030 तक भारत में ना साल 2030 तक ना 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना, ये सीधा सीधा टारगेट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन का। एक्चुअली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये, और इसको भी ये रिन्यूएबल एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल डिपार्टमेंट जो है ना यही चलाता है इसको भी। तो इसका टारगेट है साल 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है ना, इन्होंने ही एक, आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले ही जनवरी की शायद बात है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना स्टार्ट की थी इन्होंने। सूर्य घर योजना, ये सूर्य घर बिजली योजना थी जिसमें 1 करोड़ लोगों तक सोलर रूफटॉप, मतलब घरों की छत पे रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। और इसके अलावा जो है ना आपको एक बात और बताता हूँ कि एक कंपनी है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने रांची के अंदर, रांची झारखंड में पड़ता है, रांची में लगभग 3200 टन पर डे, 3200 टन पर डे क्षमता वाला प्लांट भी अभी लगाया है इन्होंने। कहाँ पे? रांची के अंदर लगाया है इन्होंने। तो सोलर एनर्जी पे हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी भी है,
काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। इवन मैंने भी अपने घर के ऊपर जो है ना राधे रानी की कृपा से पूरा कंप्लीट घर जो है ना सोलर एनर्जी के सेटअप से ही चलता है। तो लगभग 7.5 किलोवाट का जो है ना पूरा सेटअप कर रखा है और कंप्लीट घर सोलर एनर्जी से ही चलता है। अगर आप चाहो तो वो सेटअप कर सकते हो, काफ़ी एफिशिएंट है और मतलब टेंशन भी नहीं है, लाइट आए ना आए कोई टेंशन नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा हमेशा, है ना। अगला सवाल आपका आता है क्या कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर द्रव और तापीय विज्ञान यानी कि फ्लूइड एंड थर्मल साइंस में अनुसंधान पर केंद्रीय उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की साझेदारी की है? तो रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो टू क्रिएट ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फोकस्ड ऑन रिसर्च इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस? तो ये अभी रिसेंटली समझौता किया है आईआईटी मद्रास के साथ में। आईआईटी मद्रास ने द्रव और तापीय विज्ञान में रिसर्च करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेटअप किया जाएगा। इसरो ने बेसिकली जो है इसके लिए फंडिंग दी है, कितनी 1.84 करोड़ रुपए की फंडिंग दी है, किसको? आईआईटी मद्रास को। और एक बात और बताता हूं मैं आपको कि दुबई के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ में मिलके ना आईआईटी मद्रास ग्लोबल दुबई सेंटर भी खोलने वाला है, ठीक है ना। आईआईटी मद्रास भारत में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में काम कर रहा है अभी। तो आईआईटी मद्रास जो है ना ये ग्लोबल ग्लोबल दुबई सेंटर जो है ना ये खोला है इन्होंने अभी दुबई के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ में मिलके। और इसके अलावा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, आईआईटी मद्रास जो है ना, आईआईटी मद्रास ये पहला ऐसा सेंटर है भारत का या पहली ऐसी आईआईटी है जिसने अपना विदेश में सेंटर खोला है, कहाँ पे खोला है इन्होंने? सेंटर खोला है ज़ैंज़िबार में। ज़ैंज़िबार कहाँ पे है? ज़ैंज़िबार तंजानिया में। तंजानिया इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव का पार्टनर भी है, ये आपको भी याद रहना चाहिए। तंजानिया का जो ज़ैंज़िबार है ना वहाँ पे इन्होंने अपना पहला सेंटर खोला है। इसके अलावा एक बात और है, आईआईटी मद्रास ने ना, आईआईटी मद्रास जो है आईआईटी मद्रास और इसके साथ में एक यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। ये दोनों मिलके जॉइंट वर्चुअल सेंटर भी बना रहे हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करेगा। मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं ना जिनका, जैसे पानी लगा लो आप लोग, पानी का अब ऐसा यूज करो कि अभी तो आपको मिल ही जाए, भविष्य में भी आपकी पानी मिलता रहे आपको। तो आईआईटी मद्रास के साथ में जो है ना वो जॉइंट ये आपका क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए खोला जा रहा है ये। और भारत की जो नेशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग है, इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है, एनआईआरएफ की रैंकिंग जो है ना, इसमें भारत का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास है। और बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज भी पूछ लिया जाए आपसे भारत का तो भी आईआईटी मद्रास ही है वो, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी और रूस की एक है रोसोबोरो नेक्सपोर्ट ने पेंटिर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम पर के सहयोग के लिए समझौता किया है। ये समझौता किया है रूस की कंपनी है जिसका नाम है रोसोबोरोस्पोक्ट और इंडिया की कंपनी है बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड। ये पता क्या करेंगे, ये टैंक बनाएंगे, एक ऐसा टैंक बनाएंगे ये वाले, ठीक है ना, जिसको कहा करते हैं पेंटासिर। तो पेंटासिर एयर डिफेंस मिसाइल टैंक बनाएंगे ये वाले, ठीक है ना। ये क्या बनाएंगे? पेंटासिर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाएंगे। बेसिकली ये सरफेस टू एयर वाला जो है ना वो टैंक बनाएंगे, सरफेस टू एयर। क्या टैंक का मतलब क्या होगा सर? देखो मान लो आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से ये इस जगह पे आपको टारगेट करना है, आपने कोई गोली दागी है तो ये जमीन पे 36 किलोमीटर तक की मार क्षमता होगी इनकी। मतलब आप इस जगह से इस जगह तक 36 किलोमीटर, और ना केवल यहाँ तक बल्कि यहाँ से हवा में आकाश में ऊपर 15 किलोमीटर तक जो है ना इनकी मारक क्षमता होगी। तो ऐसे टैंक बनाएंगे रूस की कंपनी और भारत की कंपनी, दोनों ने मिलकर जो ना इस पे समझौता किया है अभी हाल ही में। तो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा, हाइट पे 15 किलोमीटर और सरफेस पे जो है ना रेंज इनकी 36 किलोमीटर की रहने वाली है। ये जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है ना, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है? रक्षा मंत्रालय डिपार्टमेंट है, इसके अंडर काम करती है, रक्षा मंत्रालय के अंडर ये। अभी रूस की बारी आई है ना, तो रूस में अभी आपको थोड़े दिन पहले याद हो तो न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप लोग, ब्रिक्स समिट हुआ था। ब्रिक्स समिट रूस के अंदर एक शहर है जिसका नाम है कजान, ठीक है ना, कजान सिटी के अंदर हुआ था ये।
और इन्होंने यहाँ पे ना एक ब्रिक्स पे भी लॉन्च किया था। ब्रिक्स पे जैसे आपको पता है ना, इंटरनेशनल कर आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है, स्विफ्ट कोड की। तो स्विफ्ट का अल्टरनेट है ब्रिक्स पे, स्विफ्ट का अल्टरनेट है ब्रिक्स पे। तो ब्रिक्स पे को अभी लॉन्च किया है। ब्रिक्स समिट हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें हिस्सा लिया था, ठीक है ना। और ये 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ होगा? 16वां तो चलो रशिया में हो गया। 17 नंबर का कहाँ होगा? 17 नंबर का 2025 में होगा, ब्राजील में होगा। जगह तो अभी तक नहीं आई है, पर हाँ होगा ब्राजील के अंदर ही, ठीक है। अगला सवाल आता है कि हाल ही में अग्नि सुरक्षा फायर सेफ्टी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के तहत 7.725.1.62 करोड़, ठीक है ना। ये मतलब इतना पैसा लगाया गया है इसके लिए, टोटल 725 करोड़, ठीक है ना। 725 करोड़ है ये पैसा, ठीक है ना। 725 करोड़ है ये, 725 करोड़। 725 करोड़ की 3 महत्वपूर्ण योजना है। मतलब ये एक्चुअली 3 महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंदर ना आपका अलग अलग पैसा, टोटल पैसा 725 करोड़ है। मैं आपको समझा देता हूँ। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऐसा किया है अभी ये। गृह मंत्रालय एक्चुअली क्या करेगा, अभी रिसेंटली ना अग्नि सुरक्षा को बढ़ावा देने, जहाँ पे जैसे आग वगैरह लग जाती है तो उसको बुझाना या उसको ठीक तरीके से थोड़ा आगे लेके जाना ताकि लोगों का नुकसान ज़्यादा ना हो, इसके लिए इन्होंने मेनली जो है ना, एक तो राज्य है छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में 147 करोड़। इसके अलावा उड़ीसा की बात करूं मैं, उड़ीसा में 201 करोड़। और इसके अलावा मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो उसके लिए 376 करोड़ में अग्नि सुरक्षा संचालन मजबूत के लिए टोटल ये हो गया 725 करोड़ रुपए का जो है ना सरकार खर्चा कर रही है। और ये खर्चा बेसिकली जो है ना, वो कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? ये डिपार्टमेंट कर रहा है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, इसको हम लोग बोला करते हैं। वैसे ओवरऑल गृह मंत्रालय के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट, ठीक है ना। गृह मंत्रालय के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट। और ये पैसा तो वैसे टोटल 5,000 करोड़ रुपए करने वाला है अग्निशमन सेवाओं के विस्तार के लिए, जिसमें से मेनली इन राज्यों में अभी 725 करोड़ रुपए खर्च करने का इसका सीधा सीधा टारगेट है ये। गृह मंत्रालय अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में था। क्यों न्यूज में था गृह मंत्रालय का? एक तो आपको याद हो सीआरएस मोबाइल एप्लीकेशन, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसपे आप अपना ऑनलाइन जो है ना वो बर्थ सर्टिफिकेशन ले सकते हो, ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेशन लिया जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन सब कुछ काम होगा यहाँ पे। इसके अलावा आपकी इसी गृह मंत्रालय के अधीन ही ना एक कमेटी बनी है, इसके अधीन जो है ना एक केंद्रीय हिंदी समिति बनी है। इसके अंदर हिंदी समिति, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी समिति बनी है। इसमें टोटल 21 मेंबर है, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, याद रखना आप लोग। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंडर ये कमेटी बनी है ये। और इसके अलावा जो है ना गृह मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट और आता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? ये भारत में जनगणना करवाता है। तो जनगणना वाला डिपार्टमेंट भी इसी के अंडर ही आता है, ये भी याद रखना आप लोग। इसके अलावा गृह मंत्रालय के अंडर ना भारत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है। और अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर ना इन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ही एक एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस है ना ये करवाया था, एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस करवाया था इन्होंने अभी हाल ही में। गृह मंत्रालय ने अभी रिसेंटली जो है ना साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसमें अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रश्मिका मंदाना को। बहुत इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्रालय के अधीन ही आता है ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इसकी भी सबमिट हुआ था, उसके दौरान ब्रांड एम्बेसडर बनाया था रश्मिका मंदाना को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो गृह मंत्रालय, गृह मंत्री कौन है हमारे? अमित शाह है। अग्नि सुरक्षा कवच वगैरह ये तो खैर आपको बंगाल वगैरह को कितने पैसे दिए ये तो सब बता दिया मैंने आपको। ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दूसरे साल दुनिया भर में टॉप 100 ब्रांड की लिस्ट में टॉप पे रहा है? लंदन रहा है। लंदन टॉप में रहा है इसमें ग्लोबल। देखो क्या होता है कि ब्रांड फाइनेंस के लिस्ट के अंदर जो है ना सबसे टॉप रहा है दुनिया के टॉप 5 सिटी में। नंबर 1 तो लंदन है ही है। 1 नंबर पे तो आपका हो गया है लंदन हो गया, लंदन। 2 नंबर पे कौन सा है? 2 नंबर पे इसमें शहर आता है न्यूयॉर्क शहर आता है, न्यूयॉर्क शहर। 3 नंबर पे इसमें कौन सा आता है? 3 नंबर पे इसमें पेरिस शहर आता है। 4 नंबर पे कौन सा इसमें? 4 नंबर पे जापान की राजधानी है टोक्यो, टोक्यो आता है। 5 नंबर पे कौन सा आता है? 5 नंबर पे दुबई आता है। टॉप 5 है।
और इसके टोटल 7 पिलर है, सात सात अलग अलग मतलब पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर इसको नोट किया जाता है, वो आपको अलग से याद करने की नीड नहीं है। भारत का जो इस लिस्ट में नई दिल्ली और मुंबई जो है ना, ये देखो नई दिल्ली भारत में दुनिया भर में तो 77 नंबर पे, भारत में नंबर 1 पे है। दुनिया भारत में 2 नंबर पे मुंबई है, दुनिया भर में 78 नंबर पे। बेंगलुरु भारत में तीसरे नंबर पे है, दुनिया भर में 97 पोजीशन पे जो है ना ये आता है आपका, ठीक है, 97 पोजीशन पे। और लंदन टॉप पे है इस लिस्ट के अंदर, ठीक है ना, तो आप याद कर सकते हो ये। अगला है कि हाल ही में डाक विभाग ने किसके रूप में व्यापक रूप से सम्मानित अंबालाल मुलजी भाई पटेल पर एक स्मारक डाक टिकट, डाक विभाग क्या करता है कि याद में बहुत सारे डाक टिकट जारी करता है। अभी हाल ही में दादा भगवान, इनको दादा भगवान कहा जाता है, दादा भगवान की 117वीं जयंती के ऊपर, 117वीं जयंती के ऊपर 10 नवंबर को 117वीं जयंती मनाई थी। उस दौरान जो है ना दादा भगवान के नाम पे जो है ना एक डाक टिकट जारी किया गया है डाक विभाग ने। और सुप्रीम कोर्ट के थोड़े समय पहले भी 75 साल पूरे होने पर भी डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा एक है मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, उसके ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया था, स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। इवन कर्नाटक के अंदर एक कित्तूर पड़ता है, कित्तूर, कित्तूर, कित्तूर जो है ना, कित्तूर का संघर्ष हुआ था। वहां पे एक रानी थी जिनका नाम था रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना वो अभियान छेड़ा था, तो उसके 200 साल पूरे हुए थे। रानी चेन्नम्मा ने अपना अभियान छेड़ा था 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर 1824 को। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में भी डाक टिकट जारी किया गया था, है ना। तो कई सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो ना गुजरात के अंदर अब एक आपका है वेताल, ठीक है ना, वेताल मंदिर है, वेताल मंदिर है गुजरात के अंदर, खेड़ा जिले में पड़ता है। अक्षरधाम समुदाय का ही मंदिर माना जाता है ये। इसके भी 200 साल पूरे हो गए थे, इस पे भी डाक टिकट जारी किया गया था, है ना। अक्षरधाम स्वामी और ब्रह्मानंद स्वामी ने बनवाया था, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। ये अक्षरानंद स्वामी जी थे एक, ठीक है ना, उन्होंने इस जो है ना वेताल मंदिर जो था ना, वेताल मंदिर के नाम से जाना करता है ये, VADTL, ठीक है ना, वेताल मंदिर है, ठीक है, इसको बनवाया था। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है कि हाल ही में अंतरिक्ष परिसंपत्ति यानी कि एसेट्स और सेवाओं की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास जो है ना ये कब किसने स्टार्ट किया है? ये डिफेंस स्पेस एजेंसी ने। अंतरिक्ष के अंदर जितनी भी चीजें हैं, सर्विसेज कैसे दी जा सकती है, बल बेसिकली हमारा स्पेस है क्या, इसको बहुत ढंग से समझने के लिए अभी रिसेंटली डिफेंस स्पेस एजेंसी ने एक अपना अभ्यास है ना वो स्टार्ट किया है। डिफेंस स्पेस एजेंसी है कहाँ पे सर? हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर जो पड़ता है ना वो बेंगलुरु के अंदर पड़ता है। और इसमें कौन कौन सी काम करती है एजेंसियां? इसमें आर्मी काम करती है, इसमें नेवी भी काम करती है, इसमें एयरफोर्स भी काम करती है। तीनों हमारी जो ये क्या कहते हैं मिलिट्री है, तीनों की तीनों मिलिट्री काम करती है। स्पेस वारफेयर है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, इसके लिए काम करने वाली बेसिकली एजेंसी है ये। और इसके अलावा जो है ना ये क्या करेंगे, अंतरिक्ष के अंदर जो जो भी चेंजेस आ रहे हैं अंतरिक्ष के थ्रू, जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, चाहे मिसाइल से अटैक कोई कर रहा है, सैटेलाइट के थ्रू कोई अटैक कर रहा है, उन कई सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। पूरा का पूरा हम लोग मतलब सर्विसेज को समझेंगे अंतरिक्ष के अंदर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक पेटेंट प्राप्त किया है कि पूरी तरह से यांत्रिक मैकेनिकल घुटने के पुनर्वास उपकरण नी रिहाब डिवाइस का विकसित किया है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रिकवरी थेरेपी को अधिक सुलभ और सस्ता बना सकता है। आपको पता है आजकल घुटनों का दर्द खासकर युवाओं में भी एक्सरसाइज ना करने की वजह से घुटनों का दर्द अक्सर देखने को मिल रहा है, चाहे युवा हो चाहे कोई एज्ड पर्सन हो, हर किसी में एक घुटनों का दर्द देखने को मिल रहा है। तो इसको भी रिसेंटली IIT रोपड़ जो पंजाब की है, इन्होंने एक पेटेंट लिया है जो पूरी तरीके से मैकेनिकली घुटने का जो जो नी रिप्लेसमेंट का काम करेगा। इसमें जो ना बिजली की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, ऐसी मशीन बनाई है ये। और इसको बेसिकली इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे बेसिकली जो ना इसको पब्लिश किया था। और IIT रोपड़ के साथ में अवध सेंटर भी इसमें मिला है, तो इन्होंने मिलके जो ना एक ऐसा रिप्लेसमेंट सिस्टम है वो अभी रिसेंटली तैयार किया है। इसमें बेसिकली इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर भी शामिल है, ठीक है। हाल ही में 5वां राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिसको EMRS कहते हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव, कल्चरल लिटरेरी फेस्ट और कला उत्सव उद्भव निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया भुवनेश्वर के अंदर, और 12 से 15 नवंबर 2024 तक हुआ था ये, भुवनेश्वर के अंदर हुआ था ये। अच्छा देखो,
पांचवा कला एकलव्य मॉडल आवासीय, मैं आपको बता देता हूँ ये एकलव्य मॉडल स्कूल किन के लिए है, जनजातीय बच्चों के लिए है। थोड़े दिन पहले इसमें वैकेंसी भी आई थी और इवन मैं बताता हूँ आने वाले टाइम में भी इसमें वैकेंसी आएगी। कुछ बच्चे इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग वगैरह के लिए, तो वो इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। और ये बेसिकली जो है ना किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, डिपार्टमेंट कौन सा है, ये डिपार्टमेंट जनजातीय डिपार्टमेंट है, उसी के अंडर आता है ये वाला, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने 40 EMRS स्कूल जो है ना उसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग में, ठीक है ना। हजारीबाग झारखंड के अंदर किया था, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग और याद कर सकते हो क्या कि झारखंड में किया था, झारखंड में थोड़े दिन पहले ही अभी ना 15 नवंबर के दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाया गया था। हालांकि ये झारखंड स्थापना दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है और इसको जनजातीय गौरव दिवस भी कहा जाता है, जनजातीय गौरव दिवस के नाम से भी इसको जाना करते हैं हम लोग। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ अभियान स्टार्ट किया था जनजातीय अधिकारों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए इनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से ही जाना करते हैं, मोटे तौर पे हम लोग भगवान का ही दर्जा दिया जाता है, ऐसा कह लो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अगला जो सवाल हमारे पास में आता है हाँ वो, अच्छा ट्राइब से रिलेटेड मुझे एक चीज़ और याद आता है, प्रवासी भारतीय दिवस भी याद आता है, प्रवासी, ठीक है ना। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं। इस बार ना उड़ीसा के अंदर होगा वो, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही 2025 का कार्यक्रम होगा वो, भुवनेश्वर से याद आया मुझे ये, ठीक है। और 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे दादा अब्दुल्ला के केस से। अच्छा एक चीज़ और याद है, उड़ीसा में फॉरेस्ट राइट अभी हाल ही में मिले एक जनजाति को, इस जनजाति का नाम है मैनकीडिया। मैनकीडिया नाम की जनजाति है जो कि भारत की 6वीं बेसिकली पीवीटीजी कम्युनिटी बनी है, जिसके पास में जो है ना ये पीवीटीजी जो है ना ये एक पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप होता है आपका, और इनको फॉरेस्ट राइट जंगलों के अधिकार मिले हैं। ये पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से जाना करते हैं पीवीटीजी को हम लोग, जो झुग्गी झोपड़ी या पुलों के नीचे रहा करते हैं ना अक्सर ऐसे लोग, ठीक है। तो काफ़ी ज़रूरी है ये सवाल, ज़रूर याद कर देना आप लोग इसको, ठीक है। और एक बात और है, भारत का पहला टाइटेनियम स्लैग प्लांट भी उड़ीसा में खोला गया है। भारत का पहला टाइटेनियम स्लैग प्लांट उड़ीसा में खोला गया, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर आता है ये, ठीक है ना। टाइटेनियम स्लैग प्लांट काफ़ी ज़रूरी है वो भी। अगला सवाल है कि अभी हाल ही में सोनू सूद को किस देश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सोनू सूद। अच्छा आपको पता होगा सोनू सूद एक हीरो है, लेकिन आजकल कोविड के बाद में ये एक समाज सेवी के रूप में ज़्यादा जाने जा रहे हैं। टूरिज्म एडवाइजर इनको बनाया गया थाईलैंड का, अभी रिसेंटली थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। थाईलैंड के साथ में हमने अभी एक युद्धाभ्यास भी किया था, कौन सा, मैत्री नाम का युद्धाभ्यास भी किया था। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 के अनुसार कृषि खाद्य प्रणाली एग्री फूड सिस्टम की छिपी हुई लागत सालाना लगभग 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी की गई है, ये खाद्य और एग्रीकल्चर यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। खाद्य एवं फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि छिपी हुई लागत, बेसिकली भारत में छिपी हुई लागत है कितनी। देखो छिपी हुई लागत का मतलब है जब आप खाना कुछ खाते हो तो उसके अंदर उसकी वजह से बहुत सारे हमें नुकसान हो जाते हैं हार्ट से रिलेटेड। आजकल तो मतलब देखो आप बाहर का मार्केट का खाना यूं समझो मोटे तौर पे जहर समान ही है, कैंसर को सीधा सीधा न्योता देना जैसा सामान है समझिएगा। कोशिश करिएगा आप लोग कि ये बाहर का या मार्केट का खाना जो है ना वो आप कम से कम खाएं, कोशिश करिएगा, ठीक है ना। हेल्दी खाइएगा, घर का खाइएगा जो ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ये कल्चर कोई ये फैशन नहीं है बाहर का खाना, ठीक है ना। कोशिश करिएगा कि आप घर का ही खाइएगा, ठीक है। कुछ लोग तो चलो ओकेजनली खा रहे हैं वो तो बात ही अलग है, वैसे तो नहीं खाना चाहिए पर चलो ओकेजनली खा रहे हैं फिर भी चलता है। लेकिन कुछ लोग तो ना हर रोज शाम के समय कहते चलो डिनर करने चलते हैं, बाहर का डिनर करके आते हैं, ये करना चाहिए, एक ना कल्चर बना, अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं इसको कि हम वहाँ जाके खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अच्छा होगा वो। अरे भाई ये स्टेटस सिंबल क्या काम आएगा जब आपकी हेल्थ ही खराब होगी। आप परिवार है इकट्ठा मिलते हैं, सारे लोग होते हैं, तो आप एक काम करिए घर पे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पकवान बनाइए, एफर्ट्स डालिएगा, हेल्दी पकवान बनाइए, घर की चीज़ शुद्ध चीज़ बनाइएगा, कई गुना ज़्यादा अच्छी होगी वो। देखा देखी मत करिए, भेड़ चाल मत करिए कि वहाँ रेस्टोरेंट है, वो होटल है, ऐसा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है।
इनका कुछ नहीं आएगा। ये इफेक्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखते हैं, शॉर्ट टर्म में इनका पता नहीं लगता। ये छिपी हुई लागत है, भारत की छिपी हुई लागत 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। लगभग 73% से ज़्यादा जो है ना आहार संबंधी जोखिम होते हैं भारत में। मतलब ज़्यादातर बीमारियां भारत में जो है ना आहार संबंधी जोखिम का मतलब अगर मैं कहूँ आपको तो मान के चलो कि बीमारियां जो है ना हमारी खाने से ही होती है। 73% हमें मतलब 100 कोई बीमारी है ना, 100 लोगों को कोई बीमारी हो रही है, 73 लोग बीमार है मान लो, किसी खाने की वजह से ही है। अल्टीमेट वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखाई देता है आपका। उनमें से अभी एक मेरे दोस्त हैं, वो हालांकि वो एक कैंसर के डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मेरे अच्छे मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई कि जैसे आप बाहर मार्केट में लाइक ये बर्गर खाते हैं मान लो, कुछ ऐसे तली हुई चीज़ें खाते हैं जैसे एग्जांपल से, तो इनमें ये बहुत ही घटिया किस्म का तेल इस्तेमाल करते हैं। इनको वैसे हेल्थ से मतलब नहीं, इनको तो उस टाइम के लिए स्वाद से मतलब है। या म्यूनीज है और बहुत सारे ऐसे जो केमिकल्स है, तीखा स्वाद है, मसाले आजकल नेचुरल मसाले भी यूज़ नहीं करते, वे मिर्च है नमक है ये भी नहीं डालते, ये भी आर्टिफिशियल केमिकल से बने हुए आते हैं। ये भी क्योंकि वो पैकेट बंद आते हैं, उनकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, बस उस हिसाब से उनको वो ले लेते हैं, और वो आपके लिए डायरेक्ट जो है ना सेल डैमेज करते हैं। सेल डैमेज होना मतलब कैंसर का इन्विटेशन है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इनके बारे में खास तौर पे। हाल ही में एशियन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस जिसको एएफसी के द्वारा चौथी बार एशिया के इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ये नामित किया गया है सॉन ह्यूंग मिन को, चोंग ह्यून मिन को जो है ना इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का नॉमिनेशन दिया गया है। और ये बेसिकली जो है ना आपके वो हेड्सपुर के लिए खेलते हैं, इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है उसके लिए खेला करते हैं ये। और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? ये मिला है सेक्की को, ठीक है ना, सेक्की को, सेक्की कीकू को, जापान की महिला, ये इनको मिला ये। और एशियन फुटबॉल जो कॉन्फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जो है ना वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है ना उसको क्या मिला है, इसमें कुछ मिला है क्या? हाँ सर, उसको मिला सिल्वर मेडल मिला है, सिल्वर, ठीक है ना। फुटबॉल को मजबूत करने के लिए भारत को सिल्वर मेडल मिला है ये। गोल्ड मेडल किसको मिला था सर? ये गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया को मिला है, ठीक है ना, गोल्ड मेडल इसमें ऑस्ट्रेलिया को मिला है। हाल ही में अभी रिसेंटली किस देश के रक्षा मंत्रालय ने 2025 में जर्मन धरती पर एरो 3 मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम की प्रारंभिक तैनाती के लिए जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में संयुक्त तैयारियों का समन्वय जो है ना वो स्टार्ट कर दिया है अभी हाल ही में। तो एयर 3 मिसाइल इंटरेक्शन सिस्टम का स्टार्ट किया अभी हाल ही में इसराइल के साथ में। इसराइल ने खरीदा है, इसराइल ने अमेरिका की कंपनी है बोइंग, इसके साथ मिलकर जो है डेवलप किए एरो 3 मिसाइल सिस्टम। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एल्गिस डायग्नोस्टिक लिमिटेड में अतिरिक्त 31.52 हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड को मंजूरी दी है अभी हाल ही में। बेसिकली एक कंपनी है जिसका नाम है आपका एल्गिस, ठीक है ना, इसका नाम है एगिलस, सॉरी एगिलस कंपनी है। एगिलस कंपनी के की 31.52% एक्स्ट्रा हिस्सेदारी को खरीदा है। किसने खरीदा है अभी? फोर्टिस ने, ठीक है ना, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। फोर्टिस हॉस्पिटल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो इनकी पूरी कंपनी फोर्टिस हेल्थ केयर ने खरीदा है। कितने में? 1780 करोड़ रुपए में डील की है ये अभी रिसेंटली। अभी फोर्टिस के पास में टोटल, पहले भी ले रखी थी उन्होंने वैसे हिस्सेदारी, टोटल 89.2% इनकी हिस्सेदारी हो गई है। और इसके अलावा जो है ना इन्होंने कुछ और भी काम किया है क्या अभी, ठीक है। इनकी एक कंपनी और भी है आपकी, प्रोडक्शन कंपनी है कि उसमें इन्होंने धर्मा प्रोडक्शन का भी कुछ हिस्सा खरीदा है करण जौहर की कंपनी से। पर खैर आप ये याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतना। दुनिया की सबसे ऊंची एंडूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंड्यूरो 4.0, एंडूरो माउंटेन बाइकिंग रेस जिसका नाम है मोंड्यूरो 4.0 निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्टार्ट हुई है? ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई है। दुनिया की सबसे ऊंची साइकिलिंग रेस है ये, तवांग साइकिलिंग एसोसिएशन इसको करवा रहा है। तवांग साइकिलिंग एसोसिएशन के साथ में अरुणाचल प्रदेश का डिपार्टमेंट भी है, पर्यटन डिपार्टमेंट है, वो काम करवा रहा है इस पर। ऊंची है तो सर कितनी ऊंची है? 14,400 फीट की ऊंचाई से ये रेस स्टार्ट होगी और 8,000 फीट की ऊंचाई तक इसको उतरना होगा चलाते हुए, साइकिलिंग चलाते हुए, ठीक है ना। ये बेसिकली इसका नाम मोंड्यूरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक मोनप्पा नाम की ट्राइब रहती है, तवांग में मोनप्पा नाम की ट्राइब रहती है। ये ट्राइब पता है बहुत फेमस है, एक क्वेश्चन आया था एसएससी के अंदर इसका, हाथ से कागज कौन सी ट्राइब बनाती है? हाथ से कागज। तो ये कंपनी का सॉरी ये ट्राइब है, ये इसी के लिए फेमस है।
हाथ से कागज बनाने के लिए, ठीक है ना। और तवांग में कुछ और भी हुआ है, तवांग में कुछ और हुआ है। देश का वल्लभ जो है ना, इसका उद्घाटन हुआ है। मतलब देश का वल्लभ मतलब क्या है, वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू है, उसका उद्घाटन किया गया थोड़े दिन पहले यहाँ पे। और तवांग में ही जो है ना एक अभी रिसेंटली एक म्यूजियम ऑफ वेल्लोर भी बना है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, लेकिन आप ये वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू याद कर सकते हो। इस बार का इसका थीम बेसिकली है, वो भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, वैसे ब्लॉसम फ्लरी करके इसका थीम है आपका, ठीक है। हाल ही में इगास बग्वाल जो है ना, इस एक नाम का त्योहार है। ये कहाँ का त्योहार है, ये उत्तराखंड का त्योहार है, ध्यान रखना। इगास इगास नाम का त्योहार है। इसको बूढ़ी दिवाली कहा करते हैं, ठीक है ना। इसको कहा करते हैं हम लोग बूढ़ी दिवाली, बूढ़ी दिवाली। ये इसको बल्कि हर बोधनी भी कहा करते हैं, हर बोधनी, हर बोधनी या बूढ़ी दिवाली। हर बोधनी एकादशी भी इसको कहा करते हैं। दिवाली के 11 दिन बाद मनाते हैं। इस बार ये 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था। उत्तराखंड में एक त्योहार और भी बहुत फेमस है, हरेला, हरेला भी। उत्तराखंड में एक बितोली भी बनाते हैं, बितोली, बितोली, बितोली बहुत फेमस है। बितोली है, हरेला है, ये काफ़ी प्रसिद्ध त्योहार है उत्तराखंड राज्य के, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा जो है ना, आप लोग एक बात और याद रखना है कि अभी त्योहारों से रिलेटेड मुझे एक चीज़ और याद आई। एक एक राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में ना एक सदर नाम का त्योहार है, सदर। सदर त्योहार को जो है ना तेलंगाना का राज्य उत्सव घोषित किया गया है। ये यहाँ के यादव समुदाय है, उनके द्वारा मनाया जाता है ये, ठीक है ना। यादव, यादव जानते हो ना, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, ठीक है ना। राव भी बुलाते हैं अपने आप को ये। तो सदर सदर त्योहार जो है ना तेलंगाना के राज्य उत्सव घोषित किया गया है इनको। हाल ही में भारत का पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल जो तरीके से अगर गर्भाधान करवाना हो तो उसके लिए कौन सी जगह को, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक चूजा है, चिक है। कहाँ पे पैदा हुआ ये पैदा हुआ है राष्ट्रीय जीआईबी संरक्षण केंद्र में, नेशनल जीआईबी कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर में। बेसिकली इस ग्रेट इंडियन बस्टर्न को हिंदी में कहा करते हैं गोडावन, गोडावन, गोडावन पक्षी है। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है और ये लगभग खत्म होने की कगार पे ही है। लेकिन इसको अभी रिसेंटली जो है ना कृत्रिम तरीके से, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जो है ना इसका गर्भाधान करवाया गया है। और जैसलमेर के अंदर राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण प्रजनन केंद्र भी है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कमेटी के अंदर ये आता है, बेसिकली रेड लिस्ट में ही आता है ये। विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया। इनका नाम क्या है, विक्रम विक्रम मिस्री, ठीक है ना। भारत के विदेश सचिव है ये। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया, 14 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। इतने थे आज के करंट अफेयर। मिलता हूँ अगली क्लास में। और हाँ, आपके लिए एक करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। हमारे भारत के विदेश मंत्री कौन है, हमारे भारत के विदेश मंत्री कौन है, और क्या हरियाणा से कोई विदेश मंत्री बना है क्या, हरियाणा से कोई विदेश मंत्री बना था क्या, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी है आपको, ये भी फीडबैक जरूर देना है। सभी को राधे राधे, थैंक यू सो मच।